बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, आज हम छठी कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई की 9वीं कविता जो है वह देश कौन सा है यह हमने पढ़ी है। तो आओ आज इस कविता का स्वाध्याय पूरा करते हैं। वह देश कौन सा है? आइए स्वाध्याय पूरा करते हैं। आओ स्वाध्याय देखते हैं। चित्र के आधार पर कल के वाक्य बनाओ और समझो। देखो तो कौन से चित्र दिए हैं। चित्रों को बड़े ध्यान से देखना। चित्रों के ऊपर क्या लिखा है? कल, आज, कल। तो हमें कल पर वाक्य बनाने हैं। पहला जो चित्र है, समझो इस लड़के का नाम राम है। तो पहला जो चित्र है, चित्र में लड्डू दिखाई देते हैं? नहीं। तो कल राम ने लड्डू खाए। कल यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन। अभी दूसरे चित्र में क्या कर रहा है? आज राम लड्डू खा रहा है। और तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अभी वह खा नहीं रहा है। कल राम लड्डू खाएगा। तो देखो बच्चों, ये तीनों जो चित्र है, इन तीनों चित्रों में काल की पहचान करा दी है हमें। कल लड्डू खाए, आज खा रहा है, कल खाएगा। तो इसे व्याकरण में काल कहते हैं। तो आओ इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात होता है वह काल कहलाता है। तो यह जो काल है, काल के जो प्रकार है उसे देखते हैं। काल के 3 प्रकार है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल इसका मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। आओ इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अमित ने खाना खाया। हनुमान ने लंका जलाई। वह कल गांव गया था। तो इन तीनों वाक्यों से यह पता चलता है कि यह क्रियाएं पूरी हो गई है, वह भूतकाल में हुई है। अभी दूसरा जो काल है वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है, क्रिया अभी हो रही है, इस वक्त वह क्रिया हो रही है। विराट खेल रहा है, प्रीति खाना खा रही है, सूर्य उदय हो रहा है। यह सब क्रियाएं इस वक्त चालू है, हो रही है, इसलिए यह वर्तमान काल है। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। मैं कल मेरठ जाऊंगा। रोशनी गीत गाएगी। छुट्टियों में मैं खूब खेलूंगा। तो इन सब वाक्यों से यह क्रियाएं भविष्य काल में होने वाली है ऐसा ज्ञात होता है, इसलिए यह भविष्य काल है। तो बच्चों, काल के प्रकार आपके समझ में आ गए होंगे, ये ध्यान में रखना। जरा सोचो, लिखो। क्या लिखना है? यदि हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो क्या होगा? पता है आपको? नहीं? तो आओ बता दूं।
हिमालय की ऊंची चोटियों पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियां हिमालय से ही निकलती है। हिमालय की बर्फ पिघलने से ये नदियां बनी है। बर्फ पिघलने के कारण इन नदियों में 12 महीने पानी भरा रहता है। यदि हिमालय की बर्फ पिघलनी बंद हो जाए तो बरसात का मौसम खत्म होने के बाद इन नदियों का पानी कम होने लगेगा और गर्मी के महीने में ये नदियां सूख जाएगी। इससे इन नदियों पर आश्रित रहने वालों का जनजीवन प्रभावित होगा। तो हिमालय की बर्फ पिघलना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि 12 महीने हमें इसके कारण पानी मिलता है। मैंने समझा इस शीर्षक के अंतर्गत हमने जो कविता पढ़ी है वह देश कौन सा है। इस कविता में हमने क्या पढ़ा है, क्या जाना है, इसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। पर्वतों का राजा हिमालय देश की शोभा बढ़ाता है। नदियां जहाँ अमृत बहा रही है, हर खेत और सबके जीवन को सींच रही है। इसके कारण भारत देश में भरपूर फल, फूल और अनाज होता है। भारत की संस्कृति और सभ्यता दुनिया में आदर्श मानी जाती है। यह सब सत्य और अहिंसा के आधार पर जीवन जीते हैं। दुनिया में सबसे प्यारा हमारा भारत देश है। देश के प्रत्येक नागरिक को भारतवासी होने पर गर्व है। शब्द वाटिका इस शीर्षक के अंतर्गत वह देश कौन सा है, इस कविता में आए नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। मनमोहिनी, मन को मोहित करने वाली। प्रकृति यानी पर्यावरण। गोद इसका मतलब है आंचल। स्वर्ग यानी देवलोक जो काल्पनिक है। चरण यानी पद या पग। निरंतर यानी सदैव। रत्नेश सागर। सुधा यानी अमृत। धारा इसका मतलब है लगातार बहाव। सलोना यानी सुंदर। नाज इसका मतलब है अनाज। प्रसून यानी फूल। मैदान यानी समतल जमीन। हरियाली यानी हरी घास, हरे पेड़ पौधे। गिरी यानी पर्वत या पहाड़। अनंत जिसका अंत न हो वह अनंत या असीम। धन यानी संपत्ति। संसार यानी विश्व। शिरोमणि इसका मतलब है मान्य और श्रेष्ठ। सभ्य इसका मतलब है अच्छा आचार, विचार और व्यवहार करने वाला। दुलारा इसका मतलब है प्यारा। नव क्रांति इसका मतलब है पूर्ण परिवर्तन। सपूत यानी लायक पुत्र। दूजा यानी दूसरा। तो बच्चों ये नए शब्द और उनके अर्थ आप जरूर ध्यान में रखना। भाषा की ओर इस शीर्षक के अंतर्गत खेलना इस क्रिया के सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, सहायक और प्रेरणार्थक रूपों का वाक्य में प्रयोग करो और लिखो। यह स्वाध्याय दिया गया है। तो खेलना इस क्रिया का उपयोग करने से पहले हम सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, सहायक और प्रेरणार्थक रूप को जानते हैं और फिर वाक्य में इनका उपयोग करते हैं। तो देखो, धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख, यह धातु है। लिख में ना जोड़ने से लिखना यह बनता है, उसका सामान्य रूप बनता है। चल, चल में ना जोड़ने से चलना।
पढ़ में ना जुड़ने से पढ़ना, यह सामान्य रूप बनता है। तो आओ आगे भी इसकी जानकारी लेते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भावना कहानी पढ़ती है, मोहन फुटबॉल खेलता है। अब यह सकर्मक है या नहीं कैसे पहचानते हैं? देखो तो, सकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर की प्राप्त होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आओ इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पीटा। प्रश्न क्या किया है? किसे, किसको पीटा? उसका उत्तर क्या आया है? चोर। तो चोर यह इस वाक्य में कर्म हुआ। और एक उदाहरण देखते हैं। नेहा पुस्तक पढ़ रही है। प्रश्न क्या किया है? क्या पढ़ रही है? उत्तर आया है पुस्तक। तो यहाँ पुस्तक क्या है? कर्म है। तो बच्चों, किसी भी वाक्य का सकर्मक क्रिया को जानने के लिए उसे क्या, किसे, किसको इस शब्द से प्रश्न पूछने चाहिए। तो जो उत्तर आएगा वह कर्म होता है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो उसमें कर्म नहीं है, यह बात पता चलती है। आओ आगे भी देखते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ममता हंस रही है, बच्चा रो रहा है, राहुल उठ गया। तो देखो, ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में कर्म नहीं है। कर्म को अगर पहचानना है तो क्या करना है? क्या सवाल पूछने हैं? किसे, किसको, इस तरह के सवाल पूछते हैं। किसे पूछते हैं सवाल? क्रिया को जोड़कर। हंस रही है, किसको हंस रही है कोई उत्तर नहीं। रो रहा है, किसको रो रहा है उत्तर नहीं। उड़ गया, किसको उड़ गया है कोई उत्तर नहीं। तो इसमें कर्म नहीं है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ध्यान में रखना बच्चों। आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। आओ इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहला जो प्रथम प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखो। जैसे मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। दूसरा जो है द्वितीय प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर अन्य किसी से कार्य करवाता है उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। तो इसके भी उदाहरण देखते हैं। जैसे माताजी नौकर से सफाई करवाती है, वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। तो इस तरह यह प्रेरणार्थक क्रिया हुई। संयुक्त क्रिया, इसके बारे में जानते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाते हैं तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। आओ इसका उदाहरण देखते हैं। माताजी ने प्रसाद बांट दिया, पिताजी आ गए होंगे। तो देखो यहाँ दो क्रियाएं दिखाई देती है, बांटना और देना, आना और होना। तो इस तरह दो क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया बनती है तो संयुक्त क्रिया तैयार होती है।
सहायक क्रिया के बारे में जानते हैं। किसी वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ साथ ही वाक्य में सहायक क्रिया भी होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने में आने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। कभी-कभी सहायक क्रिया एक या एक से अधिक भी हो सकती है। इन क्रियाओं में परिवर्तन करने से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। बालक भूमि पर लेट गया। मुख्य क्रिया है लेट, सहायक क्रिया है गया। तो यहाँ दो क्रियाएं हैं, उनमें से एक सहायक क्रिया है गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अब इस वाक्य में मुख्य क्रिया है कांप और सहायक क्रिया है उठा। तो दो क्रियाएं मिलकर इस तरह सहायक क्रियाएं तैयार होती है। खेलना इस क्रिया के सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, सहायक और प्रेरणार्थक रूपों का वाक्य में प्रयोग करो और लिखो। यह जो हमें स्वाध्याय दिया गया है, अब उसको हम पूरा करते हैं। अब हमने ये जान लिया है कि सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, संयुक्त, सहायक और प्रेरणार्थक रूप क्या होता है। तो आओ अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखो तो सकर्मक क्रिया कहाँ है? राम फुटबॉल खेलता है। अकर्मक राम खेलता है। संयुक्त राम फुटबॉल खेलता होगा। सहायक राम फुटबॉल खेलने गया। प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक रूप खिलाना। माँ बेटी को खिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक खिलवाना। पिताजी नौकर द्वारा मुन्ना को खिलवाते हैं। तो इस तरह हमने खेलना इस क्रिया का वाक्य में प्रयोग किया है। ये ध्यान में रखना बच्चों। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की सूची बनाओ। यह स्वाध्याय दिया गया है और यह सूची बनाने के लिए अंतर्जाल पर यह सूची देखने के लिए हमें एक लिंक दी गई है, जो है www.paramveerchakra.com। तो इस लिंक को अगर हम गूगल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरी सूची आ जाएगी। अब परमवीर चक्र के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। एक ऐसा अलंकरण जिसका नाम सुनकर ही रगों में जोश और बलिदान की लहर दौड़ जाती है। यह अलंकरण दुश्मनों के समक्ष उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए हमारे रणबांकुरों को प्रदान किया जाता है। अब तक अधिकांश स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। बहुत ही कम ऐसे अवसर आए हैं जिनमें यह सम्मान जीवित रहते हुए किसी नायक ने ग्रहण किया है। तो यह सैन्य का सर्वोच्च अलंकरण है। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत देशभक्ति पर आधारित कविता सुनो और सुनाओ। यह स्वाध्याय दिया गया है। तो आओ एक छोटी सी कविता पहले हम सुनते हैं। आप भी यह कविता औरों को सुनाना। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी सरहद जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। तो बच्चों
यह छोटी सी देशभक्ति पर जो कविता है, आप इसे याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना और यह कविता औरों को भी सुनाना। इसके सिवा और एक जो कविता है या गीत है, आपने जरूर रेडियो पर या टीवी पर यह सुना होगा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बच्चों, यह भी आप फिर से एक बार सुन लेना। बताओ तो सही, इस शीर्षक के अंतर्गत अपने परिवेश में शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो आओ देखते हैं। अपने परिवेश में शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। हमें एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। विश्व शांति सभी देशों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श है। विश्व शांति पूरी पृथ्वी में अहिंसा स्थापित करने का एक माध्यम है, ताकि युद्ध को रोका जा सके। शांति स्थापित करने के लिए सभी लोगों ने समझदारी से रहना चाहिए। वाचन जगत से इस शीर्षक के अंतर्गत वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ो और उसके आविष्कार लिखो। देखो तो, ये है भारत के जाने माने वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम। उनका कहना था, सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। तो अब्दुल कलाम जी ने अपने सारे ऐसे विचार जो है इन सारी पुस्तकों में समाहित किए हैं। तो आओ उनके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1921 को हुआ और 27 जुलाई 2015 में इनकी मृत्यु हुई है। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। वे भारत के जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्र के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने साहित्यिक रूप से भी अपने विचारों को पुस्तकों में समाहित किया है। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार यह भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे, जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है। मेरी कलम से इस शीर्षक के अंतर्गत क्रमानुसार भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम लिखो, यह स्वाध्याय दिया गया है। तो देखो, यहाँ जो राष्ट्रपति हो गए हैं, प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनके नाम दिए हैं और यह सब आपको तो लिखना है। इसलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में यह सब अपने कॉपी में लिख लेना है। इस कविता के आधार पर भारत की विविधता एवं विशेषताएं 7-8 वाक्यों में लिखो। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पूरे विश्व को विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर जाति, धर्म, समाज, भाषा आदि विविधताएं होने के बावजूद सभी लोगों में
भाईचारे की भावना अधिक है। भारतीय संस्कृति का विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पृथ्वी, वन, पहाड़ों, वृक्षों, पशुओं, नदियों की पूजा की जाती है। भारत भूमि को माता का दर्जा दिया गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी पावन नदियों को माता का गौरव प्राप्त है। इस देश में हरियाली है। खेत खलिहानों में किसान जी तोड़कर मेहनत करता है और पूरे देश का पेट भरता है। ऐसा सिर्फ भारत देश में ही होता है, जहाँ किसान को पूरा देश अन्नदाता के रूप में देखता है। भारत देश में हर जाति व धर्म के अलग अलग त्योहार होते हैं, लेकिन सभी धर्मों के लोग इन त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाते हैं। यह देश एक मोतियों की अनमोल माला की भांति है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, राज्य के मोती भाईचारे के मजबूत सूत्र में बंधे हुए हैं। सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के अंतर्गत ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों देखो, ये है ऐतिहासिक वस्तुएं। तो इस तरह की अनेक वस्तुएं हमारे पूरे देश में देखने को मिलती है। तो इनका संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत एक समृद्ध ऐतिहासिक भूमि है। भारत के हर कोने में एक इतिहास छुपा है। यहाँ भारत की सभ्यता को प्रदर्शित करती हड़प्पा कालीन संस्कृति के भी प्रमाण हैं और धार्मिक परंपराओं को दिखलाते सांची के स्तूप भी स्थित हैं। यहाँ मध्यकालीन भारत से जुड़े अनेकों स्थल हैं। फिर चाहे वह दिल्ली का कुतुब मीनार एवं लाल किला हो या आगरा का ताजमहल, अजंता की प्राचीन गुफाएं हो, जो भारत को एक अतुल्य भारत का दर्जा प्रदान करती है। ऐतिहासिक वस्तुएं इतिहास का दर्पण होती है। प्राचीन काल की सभ्यता, संस्कृति आदि की जानकारी उस काल की चीजें अथवा उसके अवशेषों से मिलती है। यदि ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण न किया जाए, तो आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाएगी। अतः ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो ध्यान में रखना बच्चों, ऐसी ऐतिहासिक वस्तु हो तो उसका संरक्षण हमें करना है। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस वाक्य का हमें परिचय देना है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकमान्य तिलक ने उस वक्त दिया था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इसके बाद क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने सभी की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। स्वतंत्रता का महत्व इसलिए है क्योंकि एक स्वतंत्र व्यक्ति ही अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल कर सकता है। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। तो आओ चित्रों को देखते हैं। देखो तो चित्रों को ध्यान से देखना। अब हमें इनके नाम लिखने हैं। जो पहला चित्र है वह है तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। दूसरा जो चित्र है मोर का चित्र है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा कमल का फूल है, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है। चौथा बाघ है, जो हमारा राष्ट्रीय प्राणी है।
आम हमारा राष्ट्रीय फल है और हॉकी यह हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। हमें जानो इस शीर्षक के अंतर्गत मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इन सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ है लिखो। तो आइए हमें कुछ जो सांकेतिक चिन्ह दिए हैं उन्हें पहले देखते हैं। ध्यान से देखना, यह चलते समय रास्ते पर आपने जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, लेकिन देखने के साथ साथ इनका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आइए पहले चित्र से शुरू करते हैं। स्टॉप, इसका मतलब है रुकिए। उसके आगे जो यू टर्न दिखाया है, उल्टा यू दिखाया है, यू टर्न निषेध यानी यू टर्न नहीं लेना है। एकल दिशा मार्ग यानी वन वे जिसे हम कहते हैं। सीधे आगे बढ़े, इसका मतलब आप उस रोड से पीछे नहीं आएंगे, सीधे आगे ही जाएंगे। गाड़ी खड़ी मत कीजिए, जिसे हम नो पार्किंग कहते हैं। हॉर्न निषेध यानी भोंग को बजाना नहीं है। देखो बच्चों, जहाँ अस्पताल होते हैं या स्कूल होते हैं उस जगह जोर से हॉर्न नहीं बजाना है। भारी वाहन निषिद्ध, इसका मतलब इस तरह के जो भारी वाहन है उस रोड से नहीं जा सकते हैं। आगे स्कूल है तो स्कूल है यह ध्यान में रखकर गाड़ी धीरे चलानी है। तो इस तरह के और भी कई सांकेतिक चिन्ह देखे होंगे, तो उनका भी अर्थ आप जरूर जान लेना। स्वाध्याय प्रश्न पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखो। 1. भारत माता के चरण कौन धो रहा है? 2. भारत का मुकुट कौन है? 3. भारत के बेटे कैसे हैं? 4. भारत की नदियाँ क्या बहाती है? 5. हरियाली कहाँ कहाँ लहरती है? 6. भारत देश संसार का क्या है? प्रश्न दूसरा, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, पहले हमने वह देश कौन सा है यह कविता पढ़ी है। आज उसका स्वाध्याय पूरा किया है। तो अगली बार फिर एक नए पाठ के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।